हेलो दोस्तों, चैट बॉक्स में टाइप करके दस दियो कि ऑडियो आ रही है। जो दोस्तों जुड़ गए ने तो चैट बॉक्स जाके मेरे एक बार दस दियो कि ऑडियो ठीक आ रही है। यस चलो ठीक है, मैं बस ऑडियो चेक करना चाहता सी। थैंक यू मनोज, थैंक यू अंकुश बेटे, परमवीर, नीरज, प्रगट, इंद्रजीत। हाँ दोस्तों, जो इस मौके किसानों के मुद्दे ते कल्ले पंजाब च नहीं, हरियाणा च नहीं, दिल्ली च नहीं, पूरे देश में खास करके उत्तर भारत में सिचुएशन बनी हुई है। तो इस तो पहला भी आप गल की सी, तो मेरे मन में कुछ गल्लां आईयां जो उस तो बाद दी डेवलपमेंट्स ने, उन्होंने ध्यान च रखते मेरे मन च आया कि कुछ गल्लां दोस्तों नाल साझियां कीतियां जाण। ते मैं अज फिर हिंदी च बोलना पसंद करूंगा क्योंकि मैंने पता है कि मेरे फेसबुक ते हरियाणा और यूपी तो भी कुछ दोस्त ने ਜਿਹੜੇ पंजाबी च उन्हें कंफर्टेबल नहीं होणगे। इकल्ले पंजाबियों का एजीटेशन नहीं है, किसानों का एजीटेशन है। ये हरियाणा बहुत बड़ी गिनती ज्वाइन की है, तो इस करके मैं सोचा कि मैं अज की गलबात हिंदी च करूँगा। जब मैंने ये मैसेज दिया कि किसान के मन की बात, तो दिमाग में ये बात थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बड़े रेगुलरली मन की बात करते हैं, लोग उनके मन की बात सुनते हैं, पर प्रधानमंत्री दूसरों के मन की बात नहीं सुनते। और इस वक्त किसान के मन में क्या है, किसान अपनी किस मुश्किल का कैसे हल चाहता है, वो सरकार बिल्कुल नहीं समझ रही। उसकी वजह भी है, शायद ये कहना गलत होगा कि सरकार समझ नहीं रही। सरकार को सब समझ है कि क्या मुद्दा है, और उनकी मुसीबत ये है कि किसानों को भी पूरी समझ है कि मुद्दा कहाँ फंसा है, पेज कहाँ फंस गया, ये दोनों को पता है। और उसमें किसानों के लिए मुमकिन नहीं है कि कुछ बातों को वो खुल के बोलें। उसमें कई बार लोगों को गुस्सा आ जाता है और किसान नहीं चाहते कि लोगों को गुस्सा आए। सरकार भी अपने मन की बात जो असल में है वो बोले तो वो अपना पेट नंगा करने वाली बात होगी, असली सामने आने वाली बात होगी। कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूरी बात सच्चे मन से लोगों के बीच में कभी भी नहीं रखती। और जो भी वो पेश करते हैं बड़ा अच्छा परोस के, बड़े अच्छे लफ्जों के साथ, अच्छा मोटिव कह के पेश करते हैं, पर उसका सच जो है वो लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब आपने इसको मन की बात क्यों कहा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा मन की बात तो करते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मन तो बेईमान होता है, तो आप इसको मन की बात नहीं करो। मुझे इसकी बात में कुछ दम नजर आया कि हाँ, मन बेईमान हो सकता है, रूह बेईमान नहीं हो सकती, सच को बदला नहीं जा सकता, और इसलिए मन की बात की बजाय हम सच की बात करेंगे।
सच को बदला नहीं जा सकता, सच फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को काउंटर किया जा सकता है उससे बेहतर फैक्ट्स जो हमारे सामने ना हो उसको पेश करके। नहीं तो फैक्ट को हम फैक्ट इसीलिए कहते हैं कि वो सच होता है। पहली एक बात तो बिल्कुल तय है कि आजाद भारत में नेहरू के बाद अगर कोई भी बहुत पावरफुल सक्षम प्रधानमंत्री हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत उनमें इस वक्त उनमें कैपेसिटी है, पोटेंशियल है काम करने का, ताकत है, पावर है, जो भी उसको आप कह लो। उसका कई कारण है कि 34 साल बाद पहली बार एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पे सरकार बना के आई है और उसका जो लीडर है उसको ना तो उसकी पार्टी में, ना उसके मंत्रियों में, ना जो उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी उनको सवाल नहीं करता। और इसलिए उनमें बहुत पोटेंशियल है कि वो इस काम को, बहुत से कामों को सही कर सकते हैं। इसमें मैं कह दूं कि मेरे को बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है कि अगर प्रधानमंत्री चाहते तो जो एग्रीकल्चर और खेती में क्राइसिस है बड़ी देर से बना हुआ, जिस पर एक्सपर्ट्स बहुत देर से अलग अलग तरीके की राय देते रहे हैं, अगर वो उसको एड्रेस करने की सोचते, सही करने की सोचते, बहुत अच्छे तरीके से उसको सही कर सकते थे। इतना को अच्छा कर सकते थे कि हो सकता है कि बहुत सालों तक सिर्फ यही प्रधानमंत्री रहते और यही पार्टी पावर में रहती। पर उस करने के लिए नीयत होनी चाहिए। पर जब मन कहीं और हो, नीयत कहीं और हो, तो खेती को नजरअंदाज होना कोई बहुत हैरानगी की बात नहीं है। अब इसमें मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो कभी मैंने पहले की हैं या जो दूसरे लोग वीडियो पे कर चुके हैं। एक मेरे दोस्त तेजिंदर चोपड़ा हैं, वो भी किसान के मन की बात कर चुके हैं। यह करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो सरकार का प्रोपोगंडा है, जो उनकी मशीनरी है, जो उनके हथकंडे हैं, जिस तरीके से वो नरेटिव बनाते हैं, उसका काउंटर नरेटिव जो सही है उसको हम सभी लोगों को उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ये मेरा ये एफर्ट उसी लाइट में मैं ये बात कर रहा हूं। अब ये पोटेंशियल जो था वो बहुत कुछ करने का था पर हुआ नहीं, हुआ उसके उल्ट। मैं उनकी पुरानी बातों की बात नहीं करूंगा। एक दोस्त ने मुझसे पूछा जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के झूठों से मैं ऊब गया हूं, तंग आ गया हूं, तो उनको ये लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने कहा जब फेसबुक पर बात करेंगे तभी करेंगे। अब पहले बात हम उस पर करते हैं, पुरानी बातों की बात नहीं करूंगा। उनकी डिग्री के बारे में जो भी कहीं कहा गया उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। जो सच किसानों के मामले में उभर के आए हैं, जो प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हैं, जगह जगह निकले हैं, और खास करके बातचीत टूटने के बाद जो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है पहुंचने की, समझाने की, पर मुझे लगता है वो किसानों को समझाने की कम बात कर रहे हैं। अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को पक्का करने के लिए, उनकी तसल्ली के लिए कि जो हम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, जो किसान है वही गलत कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टियों ने बरगला दिया, उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। जो उन्होंने बातें की वो आपने भी रेडियो टीवी पे सुनी हुई, अखबारों में पढ़ी हैं। बात उसकी उससे शुरू करते हैं कि ये बात क्यों शुरू होती है। ऐसे बात टूटने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं जहां पर उन्होंने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का शुरू करना था, और उस दिन दूसरे दिन अखबार में खबर छपती है कि कच्छ के इलाके में उन्होंने किसानों से बात की। जो अखबार में फोटो छपती हैं उन सब में अगर आप ये देखो तो किसान जो है वो ज्यादातर सिख नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री हमारे जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर इतनी देर रहे हैं और गुजरात जो उनका चप्पा चप्पा जिसको वो जानते हैं, उन्हें वहां जाके उन किसानों से बात करके जो सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के इर्द गिर्द किसान बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनको कुछ मैसेज देने की कोशिश की। अगर ये कोशिश ये थी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो अलग बात है। तो पहले हम यही बात कर लें कि जिन लोगों के बीच में जाके गुजरात में बैठे वो सारे सरदार ज्यादा नजर आए, जो ये दिखाता है कि कच्छ के इलाके में भी अगर किसानों से बात करनी है तो उन्हें पंजाबियों से बात करनी पड़ रही है। गुजराती खेती करते ही नहीं। खेती बहुत मुश्किल धंधा, मुश्किल काम है।
नहीं करते, उनकी वो फोटो साबित करती है कि उनके अपने गुजरात में जो खेती कर रहे हैं वो भी पंजाबी हैं ज्यादातर। उसकी एक पीछे की पूरी कहानी है। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करूं, पर क्योंकि पंजाबियों पर तंज कसा गया, पंजाबियों में भी खास करके सिखों पर तंज कसा गया, फिर हरियाणा पर के लोगों पर तंज कसा गया, इसलिए थोड़ा सा उनको जवाब देने के लिए अगर मैं कहूं तो वो मेरी गुस्ताखी, मेरे दोस्त मेरे मुझे उस गुस्ताखी के माफ करें। गुजरात के कच्छ के इलाके में ये जो किसान थे जिनसे वो बात कर रहे हैं, उनका इतिहास क्या, वो वहां पर कैसे पहुंचे? वो इसलिए पहुंचे कि कच्छ के इलाके में कोई खेती करता ही नहीं था। गुजराती तो खेती वैसे भी नहीं करते, धंधे का काम करते, बिजनेस का काम करते। उसमें 1965 में एक बड़ी अजीब बात यह हुई कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में कच्छ के इलाके से, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं था, पाकिस्तान की फौजें गुजरात में कच्छ के इलाके में बहुत आगे तक आ गई। जहां आबादी थी वहां तक पहुंच गई, रास्ते में उनको रोकने वाला कोई नहीं था और सरकार को बताने वाला कोई नहीं था। तो उस वक्त की अगर माने कि 65 की लड़ाई में पाकिस्तान की फौजों की जो मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन है गुजरात में हुई और कच्छ के इलाके में हुई, और जब लड़ाई खत्म हो गई तो हिंदुस्तान की सरकार को सोचना पड़ा, गुजरात की सरकार को भी सोचना पड़ा कि इस इलाके का क्या किया जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक उस वक्त स्कीम दी कि इस इलाके में लोगों को बसाना चाहिए। बसाएं कैसे? या तो फैक्ट्री लगा के कुछ काम किया जाए, बॉर्डर के नजदीक फैक्ट्री लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसको खेती के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाए। अब गुजराती तो ये काम करने को तैयार नहीं थे। गुजरात के बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए भी वहां पर अपने घर बसा के खेती करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाबियों को कहा, 1966 में हरियाणा बना, पंजाब हरियाणा से ज्यादातर लोगों को उन्होंने कहा कि आप कच्छ में जाके खेती करो, हम आपको सुविधा देंगे, हम आपको कैश सब्सिडी देंगे, हम आपको ट्रैक्टर के लिए पैसे देंगे, इसको आप बसाने की कोशिश करो। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने मुफ्त में जमीन दी, मुफ्त में कुछ और सहूलतें दी ताकि ये लोग वहां पर खेती कर सके। और पंजाबियों के लिए तो खेती उसी तरीके से जैसे गुजरातियों के लिए धंधा है। पंजाबी वहां खेती करने के लिए पहुंच गए, कुछ हरियाणा से पहुंचे, कुछ राजस्थान से पहुंचे, कुछ वेस्टर्न यूपी से पहुंचे, और उन्होंने उस इलाके को जाके बसाया। उस वक्त टारगेट ये नहीं था कि इसमें खेती करनी है, टारगेट ये था कि हिंदुस्तान के बॉर्डर को बचाना है, गुजरात के कच्छ के इलाके में बॉर्डर को बचाना है। तो ये भी पंजाबियों को करना पड़ेगा, हरियाणवियों को करना पड़ेगा, राजस्थानियों को करना पड़ेगा। सच्ची बात है कि उस वक्त गुजरातियों ने ये किया ही नहीं, उन्होंने जाके वहां पर किया। उसकी मैं आपको एग्जैक्ट बात आपसे शेयर कर लेता हूं कि 1965 से लेकर 1984 तक गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट की ताकि ये इलाका कुछ बस जाए और इस इलाके में खेती हो। जो लोगों को जमीन अलॉट की गई उनका नंबर था 550, और इनमें से 390 सिख थे। और उनके साथ कुछ उनके बाद में चल जाने के बाद, जैसे होता है कि कुछ काम शुरू हो गया, अपने रिश्तेदार दोस्तों मित्रों को, अपने गांव के लोगों को बुला के कुछ और लोग भी पहुंचे, और उन्होंने कच्छ में एक तरीके की रेवोल्यूशन ला दी कि वहां पर खेती शुरू हो गई। और हिंदुस्तान की सरकार को, गुजरात की सरकार को तसल्ली हो गई कि अगर अब कोई लड़ाई होगी तो पहले ये लोग सामना करेंगे, ये लोग हमें बताएंगे। तो ये काम उस वक्त सरकारों ने खुद किया। अब उनके साथ होता क्या है और किस सरकार में होता है? 2010 में जब नरेंद्र मोदी जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त एक डीसी की तरफ से नोटिस जाता है 784 लोगों को। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर 1965 और से 84 के बीच में 550 लोगों को जमीन दी गई, उनमें से कुछ की मौत होगी, किसी के 2 बच्चे होंगे, उन्होंने आपस में जमीन बांटी होगी, कुछ जमीन खरीद के अपने साथ जोड़ी होगी, तो ये 550 की बजाय गिनती बढ़ के 784 होगी। कोई हैरानी की बात नहीं है, 50 साल में फ्रेगमेंटेशन में, फैमिली में, बच्चों में बढ़ते हुए ये 784 का नंबर हो गया। अब इनको नोटिस क्या दिया जाता है कि आप गुजरात में जमीन रखने के हकदार नहीं हैं। इतने सालों बाद आप जमीन रखने के हकदार नहीं हैं,
क्योंकि आप गुजराती नहीं हो। ये डीसी की चिट्ठी नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के टाइम में 2010 को अक्टूबर 22 को जारी होती है। तो अब एक बार मन में आता है कि इतने साल काम लेने के बाद ये गुजराती, ये पंजाबी, ये हरियाणवी जो वहां जाके बसे, जिनकी अब तीसरी जनरेशन वहां पर बसी हुई है, जिनको शायद कईयों को पंजाबी आती भी नहीं होगी, इतने सालों बाद भी वो पंजाबी हैं, गुजराती नहीं बने। ये देश को टुकड़े टुकड़े वाली बात जो है इन पर लागू नहीं होती। गुजरात में पंजाबियों को जिनको सेटल किया उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग यहाँ ये खेती के लिए जमीन रखने के हकदार नहीं हो क्योंकि तुम गुजराती नहीं हो। हिमाचल में भी यही होता है, उत्तराखंड में भी यही होता है। जब जम्मू कश्मीर का 370 उठाते हैं तो वही हमारे शख्स ये कहते हैं कि वहां पर जमीन खरीद सकोगे या वहां पर शादी कर सकोगे। सुन के हैरानगी होती है कि ये कैसे होता है। अब इन लोगों के साथ जब ये हुआ तो उन्होंने इसको कंटेस्ट किया। ले दे के 50 एक आदमी हैं जिनको उन्होंने ये 52 लोग हैं, एग्जैक्ट 52 लोग, जो 65 से भी शायद पहले या उसी के करीब शुरू में गए, क्योंकि ये चिट्ठी उन्होंने 1973 में निकाली थी, जिसके आधार पे उन्होंने ये नोटिस जारी किया था। जो 65 और 72 के बीच में गए उनमें से 52 लोगों को क्लियर कर दिया, बाकी सबको मुकदमा करना पड़ा। इसमें और आगे बड़े मजेदार बात है, जो 1906 के एक्ट की जब जो पगड़ी संभाल जट्टा का जो एक मूवमेंट चली उसके साथ काफी मेल खाता है। वो क्या था कि इन्होंने साथ में कहा कि जब आपको ये किया है तो हमने आपके लैंड को रिकॉर्ड सील कर दिए हैं, इन पर हमने बंदिश लगा दी है, और इसके बीच में उन्होंने कहा कि फ्रीजिंग बंद करने से आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इसको बेच नहीं सकते। अगर आप इस किसान की मौत हो जाती है तो वो ये अपने बच्चों के नाम भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, 1906 के एक्ट में भी कुछ ऐसे ही बातें थी। ये कह दिया तो नेचुरली इसमें उनको इसके रजिस्टर करना था। इसके साथ एक और बात की गई, उसमें फॉर्म 7 और 12 और एक फॉर्म 8A ये ऐड किया गया, जिसमें यह राइट लगाया गया कि आप किसी भी कर्जे के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप कोई भी लोन नहीं ले सकते। और ये उन पर भी लागू थी जिनको गवर्नमेंट ने लैंड खुद अलॉट की थी। ये इनका असली मन 2010 में उन लोगों के साथ है जिनके बीच में जाके अब इन्होंने फोटो खिंचा के यहां के किसानों से बात करते हैं। कितना बड़ा झूठ है। कोई प्रधानमंत्री अगर अपने कहीं भी लोगों को कहे कि मैंने आपके बीच में आके बात करनी है तो कोई मना नहीं करेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये जो उनके साथ बैठे थे लोग, वो जो 52 जिनकी लैंड क्लियर हो गई वो थे या दूसरे थे, जब उनको प्रधानमंत्री ये कहने गए कि वो हम चिट्ठी वापस ले लेंगे, आप हमारा साथ दो। ये इनके मन की बात इनको पता हो, पर सच यही है, इसमें से कोई भी रिकॉर्ड अलग नहीं है। बड़ा अफसोस होता है जब ऐसा होता है, पर उन लोगों के साथ हुआ। जब वो कोर्ट में गए तो ये हाई कोर्ट में पहुंचा मुद्दा, और सिंगल जज ने सरकार की तरफ का फैसला दे दिया। फिर वो उन्होंने अपील डाली, एलपीए में किसानों के हक में फैसला किया, और सरकार, गुजरात की सरकार ने उसके एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाले। अगर मन साफ है तो पहले कम से कम वो एसएलपी वापस ले लो और उन लोगों को उनकी जमीन रहने दो। अगर आपने उन लोगों को जिनको कभी हिंदुस्तान की सरकार ने देश की सरहद की रक्षा करने के इरादे से वहां पर बुलाकर कहकर अपनी तरफ से जमीन अलॉट करके उनको कैश देके काम करने के लिए कहा था, आज आप उनको उखाड़ने की बात कर रहे हो कानूनी, क्योंकि उनकी गिनती कम है। ये गलत बात है। और यही बात आप पंजाबियों के साथ, जो असम में गुवाहाटी में पंजाबी गली है, पंजाबी कॉलोनी है, उसमें भी कर रहे हो। इसमें कुछ इशारे पंजाबियों को भी नजर आते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो।
हम इनको कोई इसको मुद्दा बनाना नहीं चाहता, पर क्योंकि आप इस तरीके की बातें कर रहे हो तो मजबूरी में ये कहना पड़ा। ये उनका एक तो ये उनका ये सच है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि किसानों के कंधे पर रख के कोई दूसरे लोग बंदूक चला रहे हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ऑपोजिशन पार्टियां ऐसी कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इसमें बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इतनी स्पीड से अपनी बात को बदलते हैं कि लोगों को याद भी नहीं रहता कि यह बात बदल गई। असल में किसानों को ये, मैं उनको गुमराह नहीं किया, किसानों को ये बात समझाई किसने कि आपके साथ क्या होने वाला है? वो प्रधानमंत्री ने, उनके मंत्री गडकरी ने, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने समझाई, उन्हीं दिनों में समझाई। एक्ट पास होने के बाद जब बिहार की इलेक्शन एनडीए जीत गई, उसके 1-2-4 दिन बाद प्रधानमंत्री कुछ स्टेट्स के साथ कोविड की रिव्यू की शायद एक उनकी मीटिंग चल रही थी, उसमें उनके अपने अल्फाज थे, मैंने खुद सुने उस वक्त टीवी पर, कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें 2006 में एपीएमसी खत्म कर दी, जिसका बिहार को बहुत फायदा हुआ। जो नीतीश जी ने किया बाकी उनका अनुसरण करेंगे, यह प्रधानमंत्री ने खुद कहा। और पंजाब हरियाणा को लोगों को पता है कि बिहार से धान यहां आकर बिकता है, क्योंकि वहां पर धान बिकता नहीं है, इतनी दूर आकर वो बेचते हैं। और वही लोग इनको बताते हैं कि उनको 2/3 और कभी उससे भी कम कीमत पर बेचना पड़ता है। और प्रधानमंत्री ने बड़े जोर से बात कही कि हमने एक मंडी कर दी, कहीं भी बेच सकते हो, ये तो हमने मई के महीने का ऑर्डिनेंस लगा दिया, देश का कानून बना हुआ, कोई एपीएमसी खत्म नहीं हुई, सारी बातें कही। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि इसके बावजूद जब बिहार के किसानों से, चाहे वो किसान थे दलाले थे, जब वो धान पंजाब हरियाणा में बेचने के लिए लाए, तो जो करनाल के पास मेरठ की तरफ सड़क से आती है, डीसी ने उनको घुसने नहीं दिया, मुर्रा खट्टर की सरकार ने उनको घुसने नहीं दिया। उसकी अपनी वजह रही होगी, अपनी मजबूरियां सरकारों की रही होगी। पंजाब ने भी कुछ किसानों ने कहा कि ये देखो, इस बार का अंदाजा यह है कि कम से कम 10 लाख टन का धान पंजाब हरियाणा में बिहार से आके बिका। ये एपीएमसी एक्ट करने के बाद ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री खुद पंजाब और हरियाणा वालों को बताते हैं कि आपके साथ भी यही होने वाला है, एमएसपी नहीं मिलेगी, 2/3 उसकी कीमत मिलेगी, और आप बेचने के लिए ढूंढते फिरोगे किसको बेचना है। यह बताया प्रधानमंत्री ने खुद। और दूसरा, गडकरी साहब ने कहा कि एमएसपी तो वायबल नहीं है, ये खत्म होनी चाहिए। उसके बाद शांता कुमार भी टीवी पर आके कह गए कि एमएसपी तो खत्म होनी चाहिए, एफसीए खत्म होनी चाहिए, होगी ही होगी, पीडीएस बंद करना चाहिए। इसी पीरियड के दौरान ये आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो टीवी पर आके बोल गए। जब ये समझा के चले गए तो किसी और को क्या समझाने की जरूरत है? तो ये कहना कि इनको पॉलिटिकल पार्टियों ने गुमराह करके इस रात पे डाला, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रधानमंत्री ने खुद समझाया, किसानों को बात समझ आ गई, पहले भी समझ आ रही थी, प्रधानमंत्री ने कह के पक्की कर दी कि ये होने वाला। हफ्ते बाद ये अलग बात है कि वाराणसी में आके अपनी बात से पलट गए, वो अलग बात। अब इसमें ये सारी बातें उन्होंने गुजरात में कही, उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों से बात की। मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हुए उन्होंने फिर झूठ बोलना शुरू किया। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि सामने वाला समझता है कि यही सच है। कम से कम तो उनके भक्त हैं, अंधभक्त अंधभक्ति होते हैं ज्यादातर। आसाराम के भी हैं, सिरसा डेरा के भी हैं, वो भी आज उन्हीं को मानते हैं कि जो करते सब ठीक करते हैं। बीजेपी में इनके भक्त बहुत ज्यादा हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती। उसमें इन्होंने बार बार कहा कि 8 साल से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं थी, पड़ी हुई थी, हमने उसको लागू किया। अब इस पर आदमी, जब देश का प्रधानमंत्री जो कहने को दिल करता वो तो कहना बनता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कितना बड़ा झूठ। प्रधानमंत्री 3 बार इस बार में कह गए कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, लागत पर 50% कीमत देने का किया था, हमने किया।
अरे किनको बेवकूफ बना रहे हो जो उन मुद्दों पे लड़ते रहे? और जिन मध्य प्रदेश के किसानों को ये बात आप समझा रहे थे, वहीं के लीडर शिव कुमार कक्का जी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, और अपने एफिडेविट में सरकार ने यह कहा यह मुमकिन नहीं है, अगर ये इसको हम लागू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि यह मुमकिन नहीं है, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, हम C2+50% नहीं दे सकते, वो सरकार एफिडेविट देने के बाद उसी सरकार को हेड करने वाले प्रधानमंत्री फिर से आके कहते हैं कि हमने इसको लागू कर दिया। कितना बड़ा झूठ। अब इस पर समझ नहीं आती कि या तो प्रधानमंत्री को खेती का पता नहीं है, मेरे मन में उनको खेती का पता नहीं। किसी बार प्रधानमंत्री ने खुद एक स्पीच में कहा था, शायद ऐसा कहा था, मैं गुजराती हूं कि मैं बनिया हूं, मुझे धंधा खूब आता है। ये बात सही है, प्रधानमंत्री को धंधा तो खूब आता है, बिजनेस खूब आता है, पर उनको खेती नहीं आती। खेती के मामले में जितना भी बोलते हैं, कुछ ना कुछ वो उल्ट सुल्ट ही बोलते हैं, सही बोल नहीं पाते। भूल ही गए कि स्वामीनाथन। चलिए, अगर आप मध्य प्रदेश के किसानों से ये कह रहे हैं तो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट तैयार हो करिए, उसको लागू करने को तैयार हो जाए, और 2011 में जो आपने कहा वो एमएसपी गारंटी देने की बात हो, मुद्दा खत्म हो जाता है, कुछ रहते ही नहीं है। तो आपने पहली बात भी नहीं की, दूसरी जो बात आपने कही थी वो भी नहीं की। तो अब किसानों का विश्वास किस तरीके से जीतोगे? किसान के लिए तो परेशानी है, किसान के लिए तो बहुत परेशानी है इसके लिए। तो ये आपने बिल्कुल गलत बोला। सच्ची बात यह है कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। आपने जो एफिडेविट दिया वो उसके हिसाब से ही आपकी बात सारी की सारी गलत और झूठ साबित होती है। सच पर आइए तो बात बने, अगर आप सच पर नहीं आएंगे तो ये गलत बात ही होगी। जब मैं कहता हूं इनको खेती का पता नहीं है, उदाहरण भी गलत देते हैं। जब गुजरात में थे तब उन्होंने एग्जाम्पल एक दी कि भाई आप दूध का काम करते हो, दूध का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी को बेचने का, तो क्या दूध वाला आपकी जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो आपकी भैंस ले जाएगा? ये एग्जाम्पल ही गलत बैठता है। दूध बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, दूध के केस में अगर वो आदमी नहीं खरीदेगा कहीं और बिकेगा, नहीं बिकेगा तो वो किसान उसका या तो घी बना के रख लेगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो उसमें भैंस को बेचने का सवाल कहां से आ गया? पर जब किसान गेहूं और धान लेके आता है, बारिश का मौसम का खतरा होता है, तब उसकी मजबूरी होती है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी बेच के निकलूं। और जब उसको कीमत नहीं मिलती, जो उसने लोन लिए होते हैं बढ़ते जाते हैं, तब जाके उसको जमीन बेचनी पड़ती है। जमीन ना बेचने का मन हो, उसका बिल्कुल मन ना करे, तो फिर आत्महत्या करता है। आज भी पंजाब में एक आत्महत्या हुई और उसमें 13 लाख पंजाब नेशनल बैंक का लोन था। प्रधानमंत्री हमारे ये कहते हैं कि किसान को तो बैंक में घुसने नहीं देते थे, उसको तो कर्ज मिलता ही नहीं था। इस बात को भूल जाते हैं कि आज की तारीख में आपका रिकॉर्ड बोलता है कि हर रोज औसतन 28 किसान हिंदुस्तान में सुसाइड करते हैं। अगर इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्या समाज के तौर पर, देश के तौर पर, सरकारों के तौर पर सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहां कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसको हमने एड्रेस करना है? चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये क्राइसिस तो सबको एड्रेस करना बनता है। खास करके इसलिए कि आज भी तकरीबन 50 से 60% जो आबादी है वो खेती पर निर्भर है। अगर आप कहें कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, उसमें कुछ और भी बातें थी, आप करते तो और रिफॉर्म सब वेलकम करते, उसका स्वागत होता। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि देश की 60% जमीन जिसमें खेती होती है वहां पर सिंचाई का प्रबंध नहीं है, वो रेन फेड एग्रीकल्चर है, वो हमारे टोटल अनाज उपज में 45% की कंट्रीब्यूशन करती है। उसके लिए हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि उन किसानों का
कुछ जीने का सही तरीके का ढंग बन जाए। फिर उन्होंने कहा था कि मैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, वो हमने नहीं किया। उसमें अगर हम आगे आके बात करें तो बार बार बात आती है कि डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, बहुत जरूरी है, होना चाहिए। पानी को रिचार्ज करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर की जरूरत है, पंजाब को तो बहुत ही जरूरत है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो उनमें से जिन पर काम किया जा सकता था वो इनकी सरकार ने तो कभी किया नहीं, कह दिया कि हमने ये लागू किया। अब जो कानून बने हैं उन पर जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल समझ से सभी को आती है। सभी इकोनॉमिस्ट आपकी जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी बातों को बोल गए कि असली मुद्दा तो ये है कि पीडीएस खत्म करना है, असली मुद्दा ये है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के बावजूद हमने लोगों को सिर्फ कुछ पैसे देने हैं, वो कैसे खाते हैं क्या नहीं खाते हमें पता नहीं। और उस वक्त हम इस बात को भूल जाते हैं कि किसी भी सरकार को, कम से कम आजाद भारत की सरकार, पार्टी कोई भी हो, आजादी इसलिए मांगी थी कि जो सबसे गरीब है उनका हम कुछ ख्याल कर सकें। और सबसे ज्यादा गरीब गांव में रहता है और उनकी दशा बहुत बुरी है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में ही, जो कि 91-92 के डाटे को लेके बात करते हैं, उसमें यह बात क्लियर है कि 54% पॉपुलेशन के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। उन्होंने तब कहा था 72-73% के करीब जो किसान है उनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है। और वो अब 30 साल होने को आ गए हैं, वो फ्रेगमेंटेशन के बाद और भी छोटे हो गए हैं। और आपकी पार्टी के लोग जो ऊपर के 15% है उनकी बात करते हैं, आप भी उनकी बात करते हैं कि उनका कर्जा माफ हो जाता है। वो सिर्फ 15% है। 85% से 86% किसान के पास छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं जिसमें वो खेती करके इसलिए गुजारा करता है कि उसने जो रोटी खानी है वो अपनी जमीन से ले ले, उसकी मजबूरी है। पर आपके जो समर्थक है वो ये कहते हैं ऑप्शन है, नहीं खेती करनी तो ना करो, चलिए मान लेते हैं नहीं करते। आपका जो कॉर्पोरेट के साथ संबंध है एग्रीकल्चर में, खास करके अदानी के साथ, अदानी का तो सारा कैरियर आईपी के साथ बना है और वो नंबर 2 पे पहुंच गए, अंबानी के बाद अदानी। और हिंदुस्तान में 2 टॉप पॉलिटिशियन हो गए, मोदी जी और शाह जी, और वो दोनों हो गए। तो ये अब गुजरातियों का ही है, बाकी हिंदुस्तान तो बेकार का है, उन्होंने इनकी चाकरी ही करनी है। अब आप ये बताइए कि आप कहते हैं इनके साथ मेरा संबंध नहीं है, आपने अदानी को कब बताया था कि हम ये करेंगे, जो पंजाब में उनके वेयर हाउस पहले बन चुके हैं, 2 साल से हरियाणा में काम चल रहा है। जब उनकी पूरी तैयारी हो गई उसके बाद ये कानून लाए जाते हैं जो कहते हैं कि क्यों नहीं किया जा सकता। आप एक काम करिए, हरियाणा में आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने जमीन अदानी को खरीदी, अदानी ने कुछ कह के खरीदना शुरू किया, 20 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ तक गई। आप उसकी औसत कीमत निकालो, 1 करोड़ लगा लो, 1 एकड़ की 1 करोड़ अदानी ने खरीदी है ना, तो 2 करोड़ बच गए, 1 करोड़ भी ना दो। अब खेती भी अदानी कर ले और जो 1 करोड़ उसकी कॉस्ट बनती है उस पर 5% ब्याज दे दो, उससे ज्यादा भी मत दो, दे दो सारे हिंदुस्तान की जमीन ले लो, अदानी से खेती करवा लो। और गुजरातियों ने उनको इतना धंधा आता है, उनको खेती, उनको किसान भी बना के दिखाओ। तब आप उन लोगों पर तंज कसते हो जिनके सहारे ये मुल्क चलता रहा। और आपके जो नीति आयोग के लोग हैं वो पंजाब में आके कह के कि हमने कुछ नहीं करना, जो भी करना आप करो। पंजाब के जमीन का पानी इस हिंदुस्तान को फीड करने के लिए इस्तेमाल हो गया। पंजाब में जमीन को हमने जितना इसका खून चूस सकते थे, कह लो हमने खून चूस के हिंदुस्तान को फीड कर दिया। अब कोई पोजीशन अच्छी हो गई तो कहेगा आप अपना ख्याल खुद करो। चलो खुद की बात कर लेते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट में आप क्या करोगे? अभी आप ही की सरकार का एक आंकड़ा आ रहा है और आपकी सरकार का है, गवर्नमेंट का डाटा है, जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे होता है 2015-16 से लेकर 19-20 के बीच में 4 साल का के पीरियड की वैल्यूएशन है। इसमें आपका डाटा ये बोलता है, और एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन में काम करते हैं, वो सारे इस बात पर चिंता में हैं कि ये कुछ उल्ट हो गया, इसकी हमें चिंता है। उसमें 2-3 स्टेट्स हैं जिनमें भूखमरी बढ़ी है, जिसमें स्टंटेड ग्रोथ, जिसका इंप्लीकेशन ये है कि 5 साल से कम
उम्र के जो बच्चों की ना फिजिकल ग्रोथ अच्छी है, ना दिमागी ग्रोथ अच्छी है। जब बड़े होंगे तो ना तो वो बहुत बातों को समझ पाएंगे, ना उनकी सेहत अच्छी होगी। इसमें सबसे आप एक गुजरात स्टेट है जिसमें 38.5 से बढ़ के 39% हो गया। आप गुजरात मॉडल जो मर्जी कहो, आपकी सरकार ही बता रही है कि गुजरात में 39% बच्चे पिछले टाइम से भी ज्यादा बढ़ के स्टंटेड ग्रोथ के हैं। उनका दिमागी और शारीरिक जो ग्रोथ है वो कम है, और जब वो बड़े होंगे उनको बहुत सी कॉग्निटिव बातें और भी समझ नहीं आएगी। ये आपको गुजरात में हो रहा है। उनका न्यूट्रिशन का क्यों? क्योंकि हमने उनको खाना नहीं दिया। हम फूड सिक्योरिटी का जब अच्छे से एनालिसिस करते हैं ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उसमें ये बात उभर के आती है कि हमारे हिंदुस्तान में पिछले 20-25 साल में एक आदमी जितना गेहूं या कोई भी कह लो के खाना खाता है वो पहले से कम हो गया, पर हेड उसकी कंजम्पशन कम हो गई है। अब ये तो नहीं कि लोगों ने कुछ और खाना शुरू कर दिया। अगर पिज्जा भी खाते होंगे तो पिज्जा में भी यही चीजें लगती हैं, और उसमें हमारे जो इंप्लीकेशन है उसको कौन एड्रेस करेगा? क्या हमारी नीयत यही है कि हमने सबसे जो गरीब है उनको उनकी जरूरत कभी पूरी नहीं करनी, और जो उनके लिए बोले उसको फिर आप कुछ बड़े बड़े नाम दे देते हो? जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी सारी बातें हैं वो सारी की सारी आपने इग्नोर की। और उसके बाद अगर मैं इस बात को देखूं कि स्वामीनाथन कमेटी ने एक और बड़ी बात की थी, और कुछ किसान लीडरों ने भी आपसे ये बात कही कि हम इस मुश्किल में हैं कि जो बाहर देश के गेहूं वगैरह पैदा होती है, इधर राइस की प्रोडक्शन है, उसकी कॉस्ट हिंदुस्तान के मुकाबले में कहीं कम है। आधे 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 का फर्क है। हमारी प्रोडक्टिविटी में जहां हम 29 क्विंटल बनाते हैं, वहां दूसरे कंट्री में 60 से ऊपर ऊपर 4-4 कंट्री निकल आते हैं। जो गेहूं है उसके केस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर उसका आपके ही एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमारी कॉस्ट इसलिए भी ज्यादा है कि जो हमारे इसके इनपुट हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा है, हमारे डीजल की कीमत ज्यादा है, हमारी खादों की कीमत ज्यादा है, जो किसान ने इस्तेमाल करने हैं उसकी कीमत तो बड़ी तेजी से बढ़ी है। तो उसमें उसको लागत का पैसा तो मिलता ही नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक राइटअप लिखा था, आया था, जिसने, आप तो कहते हो कि मैंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी जिसमें C2 + 50% की बात है। उन्होंने कहा कि ज्यादा फसलों में C2 भी नहीं मिलता। और आपके ही एक समर्थक हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी, उन्होंने कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, OECD के साथ, अपने इंस्टीट्यूट के मिलकर जो रिसर्च की, उसमें उन्होंने बात को माना कि किसान को जो अपनी मेहनत में से भी वो ज्यादा कंज्यूमर को दे रहा है, और आज वो लड़ाई जब लड़ रहा है तभी कंज्यूमर की लड़ रहा है। पर शहर में जो लोगों को खेती से कोई संबंध नहीं है वो उनको गालियां दे रहे हैं, और एक अलग ही तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कभी जब पंजाब में एजिटेशन शुरू आपने कोई बात नहीं मानी, जब उसकी तरफ गए तो फिर कहा कि ये तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं, जब ज्यादा आ गए तो फिर उनको खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया, नक्सल कहना शुरू कर दिया। खालिस्तानी कौन है? तब आपकी पार्टी के लोग इतनी बदतमीजी की बात करते हैं, अनुपम खेर जैसे। मुझे हैरानगी हुई, अनुपम खेर चंडीगढ़ में पढ़े हैं, शिमला से हैं, पुराने पंजाब के इलाके से हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर खालिस्तानी झंडे नजर आते हैं। वो ये भूल के कि उनकी पत्नी किरण खेर जो खुद एक सिख परिवार से है, जब अकाली दल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती थी तो बीजेपी के कमल वाले झंडे के साथ वही झंडा नजर आता था जिसको आज वो खालिस्तानी झंडा कहते हैं। हिंदुस्तान में तो कुछ ऐसा है नहीं, कोई खालिस्तान के समर्थक नहीं है, कोई थोड़े बहुत हैं शरारती करते हैं। हिंदुस्तान के बाहर जो 84 के बाद गए हैं उनमें कुछ होंगे हैं, उनको आप सबसे ऊपर लाके 2 करोड़ की आबादी के ऊपर आप इल्जाम लगाने की बात करोगे तो ये बहुत गलत बात है। और पंजाबियों को कोई बहादुरी सिखाए, देशभक्ति सिखाए, ये अजीब लगता है। अपने कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख लो, सबसे आगे पंजाबी है। जब मैं पंजाबियों की बात करता हूं तो मैं ज्वाइंट पंजाब की बात करता हूं, जैसे हिमाचल और हरियाणा भी शामिल है। इन सब बातों के बावजूद आप किसानों की बात को सुनने को, मानने को तैयार नहीं।
देखने को आप ये प्रेजेंट कर रहे हो कि किसान अड़े हुए हैं। अभी आपने कहा कि आप तारीख बता दो जिसमें आके आपने बात करनी है, क्लॉज भाई उसकी बात कर दो। फर्क ये है कि जो इन कानून का मतलब आपने शांता कुमार और गडकरी ने समझाया वो किसानों को भी समझ आ गया। वो ऑब्जेक्टिव्स, वो गोल इस एक्ट में नहीं लिखे हुए, वो इसका आउटकम है। किसानों को ये बात अच्छे से समझ आती है। अब इसमें आखिर में आकर अगर आप देखो सोशल मीडिया पे जो भी किसान लीडर कह रहे हैं, आपको एक बात समझ आती है। वो कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दो। आप एमएसपी की गारंटी देने को तैयार नहीं, यही आपकी बात फंसी हुई है। गारंटी देने को तैयार नहीं। फिर आपकी पार्टी के आपके लीडर्स ने टीवी पर आके जो आपका कि जिसको आज नाम दिया गोदी मीडिया, वो सब बात एक करते हैं कि सिर्फ 6% लोगों को तो एमएसपी मिलती है, 94% तो मिलती ही नहीं है। ये आंकड़ा उन्होंने शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट से चुना, जो शांता कुमार ने आपके पार्टी के लोगों को समझाया होगा। अब बात यह है कि 6% को मिलती है तो वो एमएसपी में बेच रहे हैं, बाकी के जो 94% है वो क्या एमएसपी से ज्यादा पर बेच रहे हैं या कम पर बेच रहे हैं? अगर ज्यादा पर बेच रहे हैं तो फिर आपकी बात सही है कि 6% को ही छोड़ दें, इनको कुछ बेहतर मिल जाएगा। पर अगर 94% किसान को एमएसपी मिलती नहीं है, उससे कहीं कम पे, 2/3 पे, आधे पर बेचना पड़ता है। एमएसपी जो आपने तय की है जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं है, जिसमें उसकी अपनी पूरी सिर्फ अपनी लागत और मजदूरी, और जहां तक कि अगर जमीन उसने बटाई पे किराए पे ली हो वो किराया तक उसको नहीं निकलता है, उस पर जो आपने कीमत तय की है वो भी उसको नहीं मिलती। वो अपने पल्ले से कुछ दे के छूटता है, उसकी मजदूरी जो होती है उसका आधा भी उसको मिलता है। तो ये बात ये शांता कुमार कमेटी ने ये कही कि 94% के साथ ऐसा होता है। जब आपने ये कहा कि ऐसा होगा, एपीएमसी के साथ ऐसा होगा, खत्म किया, हम नीतीश कुमार को फॉलो करेंगे, सबको समझ आ गया कि क्या होने वाला है। इसीलिए धीरे धीरे बाकी स्टेट में किसान जो हैं वो जुड़ गए और ये एजुकेशन बड़ा होता गया। हाँ, इसमें कुछ फसलें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खेती से जुड़ी हैं जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय नहीं हो पाएगी। टमाटर कितने पे बिकेगा, बैंगन कितने पे बिकेगा, दूध कितने पे बिकेगा, वो नहीं। आप प्रोक्योरमेंट करना नहीं चाहते, एमएसपी अनाउंस करते रहोगे। जो 94% का एमएसपी के साथ हो रहा है, आप किसानों को ये कह रहे हो कि आपके साथ यही होगा, इसमें हम कोई सुधार नहीं करेंगे, इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते। गारंटी दिए बगैर उनकी बात नहीं बनती। और जो अपनी लागत से थोड़ा सा 5-10% ऊपर देके पूरे देश को अनाज दे रहा है, अगर हम उसको भी नहीं देते, अगर हम जो आपका सुप्रीम कोर्ट में बात कही हुई उसी के हिसाब से चलना है, तो मुश्किल तो वहां है। किसानों को पूरी तरह बात समझ आ चुकी है। आप फूड सिक्योरिटी एक्ट में पीडीएस नहीं करना चाहते, डीबीटी की बात करते हो। आप एफसीए खत्म करना चाहते हो, दूसरा अल्टरनेटिव बनाने के चक्कर में हो। एफसीए को खत्म करना वो एक अलग मुद्दा है। और अदानी ने अपने इश्तारों में कहा कि हमने तो एफसीए से गोदाम लिए हैं। तो क्या किसी किसान ने आपको कहा कि आप एफसीए को गोदाम उनको ना दो? आउटसोर्सिंग आपने हर एक जगह कर रखी है। अगर उसमें उनको दिया हुआ है तो उसमें कोई मुश्किल ऐसी है नहीं कि किसान उसको मुद्दा बनाए। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उस पर किसान अपने से ज्यादा उन्हीं शहर के कंज्यूमर्स के लिए लड़ रहा है जो उनको गालियां देते हैं, जो उनको खालिस्तानी नकली और क्या कुछ बोलते हैं। उनको इस बात की समझ नहीं है कि उसमें यह कह दिया कि कोई भी भंडारण कर सकते हैं, जितना मर्जी रख लें, और अगर उसमें जो दाल है और जो गेहूं है, जो आटा है, उसमें 50% तक बढ़ोतरी हो जाती है, 20 की 30 हो जाती है, तो सरकार कुछ नहीं करेगी। इन कंपनियों को जो इसका स्टोर करेंगे उनको अपने हिसाब से तय करना है कि कीमत बढ़ाने के लिए मार्केट में कितना कम रिलीज करके कितनी कीमत बढ़ानी है। वो उसको 10% डालें, 20% डालें, 30% डालें, जब 40 को क्रॉस करे तब जरा नजर रखनी शुरू कर दें, और 50 बढ़ने से पहले उसको कुछ नीचे ले आए, सरकार कुछ नहीं करेगी। तो ये सारा मुनाफा किसको हो गया? फिर आप कहते हैं कि हमने ये कोल्ड स्टोर बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरे वेयर हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, उसका फायदा किसको होना? चलो मान लेते थोड़ा सा किसान को भी हो सकता है, असल में फायदा किसको होगा? इन कॉर्पोरेट हाउसेज को होगा या कंज्यूमर को होगा? क्योंकि जब किसान ने माल बेच दिया
उसके बाद गले सड़े या संभल के वो उसको और ज्यादा सही करके लंबी देर तक रख के उसको अच्छे से बेच दे, तो इसका फायदा तो व्यापारी को होने वाला है, किसान को नहीं। किसान से तो व्यापारी उसी कीमत पर खरीदेगा जो उसके लिए बेस्ट बार्गेन है। कोई व्यापारी ये नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं तो उसको स्टोर कर लूंगा, मैं आपको अच्छी कीमत दे देता हूं। दुनिया में कौन से लोग हैं जो इस तरीके की नेगोशिएशन करते हैं? और ऐसा ऐसा काम हिंदुस्तान का व्यापारी कैसे करेगा? वो बातें सब समझ आती हैं। उसका नुकसान असल में किसानों को नहीं, किसान ने जब बेच दिया तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें नुकसान सिर्फ कंज्यूमर का होने वाला, किसान का नहीं। पर किसान उसके लिए लड़ रहा है कि ये आप गलत कर रहे हो, और जिनके लड़ रहा है वो उनको कुछ का कुछ बोलते हैं। ये आज का सच है, इस सच को समझने की जरूरत है। और इसके अलावा जो अगर बातें करें, क्या आप सरकार के लिए मुमकिन है कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या सरकार ये कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरी बात सुनी होगी पहले मेरे मुंह से, फेसबुक पे भी मैंने कही है। आज उसके मैं जरा एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से आपसे बात करता हूं कि अगर ये कहा जाता है कि ये कॉर्पोरेट को बिके हुए हैं, उनके बिहाफ पर रूल कर रहे हैं, तो उसका कुछ सबूत भी चाहिए, कुछ सामने ऐसा आना चाहिए जिसका मतलब ये निकाला जा सके। किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अगर C2+50% आप इसलिए नहीं लागू करना चाहते कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में बड़ी मुश्किल आ जाएगी, तो उसको किए बगैर आप उनको कुछ अच्छी कीमत दिलाने के लिए, उनका मदद करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट कर सकते थे, उस पर स्पेंड कर सकते थे। ज्यादा हमारा बफर स्टॉक गेहूं और उसका ना रहे, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन पर पैसा लगा सकते थे। ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग के लिए आप पैसा लगा सकते थे। ये 1600 करोड़ 500 करोड़ की जो बातें करते हैं उनकी बात छोड़िए, उस पर बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। वो सब आप कर सकते थे, और वो सब छोड़ के आपने किया क्या? एग्जैक्ट है डाटा, आपके बजट का पार्ट है, पहले भी मैंने बात की है। 20 सितंबर 2019, 1 जनवरी से लेके 20 सितंबर के बीच में 2 माइलस्टोन आते हैं जो सरकार अपनी तरफ से पेश करती है। पहला, 1 फरवरी को, पहले 28 को होता था, बजट पेश हो गया। वो इलेक्शन के एंगल था, उसमें जो जो डीबीटी आपने ट्रांसफर करना था वो किसानों के लिए भी किया, जिसको आप कहते हैं हमने किया और किसी की बात नहीं की, पर असल में तो आप कांग्रेस की काफी नकल मारते हैं। वो राहुल गांधी ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के एक कंसेप्ट में क्या बड़े अमाउंट कह दिया कि 72,000 देंगे, 72,000 तो वो भी नहीं दे सकते थे, पर आपने 6,000 देना शुरू कर दिया। अब उसका क्रेडिट आपको दें या राहुल गांधी को दें या उन इकोनॉमिस्ट को दें जिन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, बाहर के कई मुल्कों में ये चल रहा है, तो वो आपने उस वक्त किया। इलेक्शन के बाद पूरा बजट भी जुलाई में पेश हो गया। बजट के बाद एक फिर बजट पेश हो गया बहुत बड़ा, 20 सितंबर 2019। सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, शायद उस वक्त दिल्ली में नहीं थी, उन्होंने गोवा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स 35 से कम करके 25 कर दिया। असल में 22% किया, सरचार्ज लगा के 25.17% अब उसकी बनती है। पहले वो 35 के करीब था, एक ही झटके में किया और कहा कि हमने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, 1,45,000 करोड़ का हमने टैक्स रिलीफ कॉर्पोरेट को दे दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी की तरक्की होगी, सब कुछ बातें उन्होंने कर दी। मैं ये हैरान हो रहा था कि कैबिनेट की तो मीटिंग ही नहीं हुई, इतना बड़ा कंसेशन। फाइनेंस एक्ट 2 आ गया, फाइनेंस एक्ट का पूरी ही अमेंडमेंट हो गई कि ये एकदम महीने भर में क्या 1.5 महीने में फर्क पड़ गया कि ये इतना बड़ा कंसेशन क्यों दे दिया। अगले दिन अखबार आई तो उसमें पढ़ा भी कैसे किया। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, 21 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री यूएसए चले जाते हैं, वहां जाके कॉर्पोरेट से बात होती है। उसकी वजह से कैबिनेट की मीटिंग के बगैर सीतारमन ने 1,45,000 करोड़ का कंसेशन कॉर्पोरेट टैक्स के रिलीफ के तौर पे कॉर्पोरेट को दिया,
और प्रधानमंत्री के वहां दौरे के दौरान ये बात उसके नोटिफिकेशन वगैरह भी होगी। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेट के टैक्स को धीरे धीरे कम करना ये हमारे टैक्स रिफॉर्म का पार्ट है। पिछले 4 साल में आपने बिल्कुल नहीं किया। उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थोड़ा उसको कम करती थी, धीरे धीरे करते आ रहे थे, पर आपने पिछले 4 साल में बिल्कुल नहीं किया। बजट के टाइम भी इसकी होश नहीं थी, एकदम 20 सितंबर को किया। क्या वजह थी? जो 1,45,000 करोड़ किया, अगर आप 35 की बजाय 34 कर देते, 34 के फिर धीरे धीरे करके 33 करते, कॉर्पोरेट तब भी खुश होता। जैसे पेट्रोल और डीजल की जो कंट्रोल प्राइसेस है वो उस पर धीरे धीरे उसको मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस पे बेचना शुरू किया, उसी तरीके से करते वो तब भी खुश हो जाते। ये 1,45,000 करोड़ का आपने फायदा उनको दिया, इसका अगर आधा पैसा भी हर साल, क्योंकि हर साल का बन गया ना 1,45,000 करोड़ हर साल, जो आपके बाकी 4 साल है, इसका 1/3 भी अगर आप एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे खर्च दे तो बहुत सुधार हो जाता है। अगर इसको आप पोषण के लिए उनको ज्यादा खुराक देते, बच्चों की सेहत ठीक हो जाती, आपने उसका कुछ नहीं किया। तो इसके बाद आप पर इल्जाम लगाने की कम से कम पूरी ग्राउंड बनती है कि आप कॉर्पोरेट के लिए ही काम कर रहे हो, गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे। ये मैं इन फैक्ट्स पर आपसे प्रधानमंत्री के बारे में ये मैं बात कह रहा हूं। और स्पीड में हुआ क्या? आपने स्टेट की शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप कहा कि हम नहीं देंगे, 10% देंगे शायद, बाकी नहीं देंगे। सबसे पिछड़ा वर्ग है जिसके बारे में जो ऊंची जाति के लोग रिजर्वेशन के टाइम पर कहते हैं कि इनको एजुकेशन दे दो, इनको उसके लिए फंड दे दो, पर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अब उनको स्कॉलरशिप भी बंद कर दी। और उसमें पंजाब के कॉलेजों में तो बड़ा क्राइसिस आ गया, जो पंजाब से दोस्त जानते हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, ना तो मैनेजमेंट उसके लिए कुछ काम कर रही है, ना प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि स्कॉलरशिप में इनके ऑडिट और दूसरे ऑब्जेक्शन में इनकी जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और दूसरे में धांधलेबाजी हैं, उनके आधार पे उनको हमने स्कॉलरशिप नहीं दी। कितने लोगों का फायदा कर सकते? दलित का फायदा कर सकते थे, गांव में रहने वाले आदिवासी का फायदा कर सकते थे, किसानों का काम के लिए कर सकते थे, छोटे बच्चों के लिए फायदा कर सकते थे। सबसे ज्यादा तो गुजरात के बच्चों को जरूरत है, उनके लिए कर सकते थे, पर आपने सब इसके उल्ट किया। उसके बाद आप नरेटिव सेट करते हो, टीवी पर आके बड़े धड़ल्ले से कहते हो कि हमने ये कर दिया, हमने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू कर दी, हमने ये कर दिया। खुद ही बताते हो कि आपके साथ ये होने वाला है, खुद ही आपके मंत्री बोलते हैं, उसके बाद आप दूसरों को इल्जाम देते हो, फिर कहते हो कि इन्होंने कर दिया। मुझे हंसी आती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप इतना क्रेडिट दे रहे हो जो इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सके। ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। अभी भी आपके पास वक्त है, जरा हिम्मत करिए और एमएसपी की गारंटी दीजिए। अगर आप एमएसपी की गारंटी देंगे, बाकी सभी बातों पर बातचीत हो जाएगी। ये किसानों के अलग अलग भाषण से मैं मेकआउट कर रहा हूं, जब तक आपकी एमएसपी पर फैसला नहीं होता, ये बहुत मुश्किल बात है। हाँ, वहां पर किसान कहीं बात करते हैं क्या सिंगू बॉर्डर हिंदुस्तान का दूसरा जलियांवाला बाग होने वाला है? कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, होना चाहिए भी नहीं, आप सोचिएगा भी नहीं। जलियांवाला बाग से बहुत कुछ निकला, अंग्रेज थे, अब तो बहुत कुछ कम्युनिकेशन है, सब लोग जानते हैं। ऐसी गुस्ताखी मत करना। इस बात को समझो कि किसान पूरे देश से धीरे धीरे इसके साथ जुड़े हैं। जो लोग कहते हैं कि 94% क्यों नहीं, मैंने उनके वीडियो सुनी है। जो 1 एकड़ में खेती कर रहा है वो बेचने के लिए क्या जाएगा? वो तो उसके पास है ही नहीं, उसको पता ही नहीं। हाँ, ये मैं आपको और बात बता दूं, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि 94% जिनको एमएसपी नहीं मिलती, उसके और 2 कारण बताए। एक कारण शांता कुमार जी ने बताया कि इन लोगों को एमएसपी की एक्सेस नहीं है, और दूसरा कारण उन्होंने बताया क्यों इनको एमएसपी का पता ही नहीं है। ये अब भी टीवी की रिपोर्ट में आ रहा है कि उनको एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है। आप नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करो,
रवि प्रसाद करें कि वहां से गोभी बिक गई और दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि एक बार खरीदी, दूसरे दिन उसने फिर ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि गोभी बिक नहीं रही थी। आपने दो लोगों को सम्मान दिया कि भाई आप बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हो, इनको आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो वही उसी फंक्शन में शाम को कह जाते हैं कि एमएसपी होती तो बहुत बढ़िया होता। आप कहते हो कि एसडीएम के पास गए, 2.5 लाख में फैसला हो गया, वही किसान बाहर आके कहता कि एमएसपी तो मेरा 7 लाख बनता था, मुझे तो 2.5 लाख मिला। ये सारे आपके जो लोग हैं, जो लोगों को एक भ्रमित करने के लिए, उनको एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने के लिए काम करते हैं, वो सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। अब आप एक काम करो, किसानों से मिलकर एमएसपी की बात तय करो और जो गलतियां सुधारी हैं उसका आपके पास सुधारने का एक मौका है। करेंगे तो सब खुश रहेंगे, नहीं तो फिर आगे बात समझ लो कि संघर्ष तो जब पंजाब से निकलते हैं, जब बंगाल से निकलते हैं, एक बार फिर पंजाब से संघर्ष निकला, लोग आके जुड़ गए और पंजाबी हार मानने में तो विश्वास करते नहीं। अब आप अपनी सच सच मन की बात छोड़ के सच्चाई की बात पकड़ के इस मसले को हल करो। इसी में सबका फायदा है, इसी में देश का फायदा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सो मेनी ऑफ यू ज्वाइंड मी, थैंक यू। चरणजीत, अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। हाँ, ज्यादातर तो कमेंट्स ही हैं। कोई सवाल नहीं है। अगर किसी का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में जाके कर लो, मैं अपनी अगर कुछ कह सकता हूँ उनको कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स? वीडियो के हाँ